जय हिंद। हेलो बच्चों। तो आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फेडरलिज्म, जो क्लास 10 सिविक्स का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इज़ अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, और उसी से वर्ड आता है फेडरल गवर्नमेंट। दोनों अलग है। फेडरलिज्म इज़ अ आइडियोलॉजी, वेयरएज फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग विच इज़ एडोप्टेड इन सम कंट्री। ठीक है, जिस कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती हो। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे। तो क्या इंडिया है फेडरल? है, क्योंकि हमारे इंडिया में सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा तो फेडरलिज्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। ठीक है, अगर हम बात करें कि फ़ीचर्स क्या होंगे फेडरलिज्म के, तो इसके बेसिकली हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो कंट्री है वो उसने फेडरलिज्म अपनाया है नहीं। तो वहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वहाँ पे 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे। अब यहाँ 2 और मोर लेवल आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम सिंगल लेवल पे देखते तो सारी पावर सेंट्रल लेवल पे होती, पर नहीं, यहाँ पे 2 से 3। तो फीचर्स जो हैं फेडरलिज्म के, उसमें आप हमेशा देखेंगे कि 2 और 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर किसी कंट्री में सिर्फ पूरी पावर सेंट्रल के पास है तो हम उसे फेडरल कहेंगे, नहीं, क्योंकि वो पावर सिर्फ एक के पास है। वहीं अगर वो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, देन दैट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ फेडरलिज्म विच सेज 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेकेंड फीचर होगा ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। मतलब अब ऐसा भी नहीं होगा कि स्टेट लेवल पे भी पावर दी गई है, लोकल लेवल पे दी गई है, पर सारा कुछ हैंडल जो है सेंट्रल लेवल कर रहा है। नहीं, स्टेट के पास अपनी पावर होगी, लोकल लेवल के पास अपनी पावर होगी। तो सेकेंड फीचर इज़ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब ये जो भी जुरिस्डिक्शन दी हुई हैं इन लोगों को, सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स को, उनकी जुरिस्डिक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। मतलब कि ये कभी भी इनसे कोई छीन नहीं सकता है। दिस पावर हैज़ बिन गिवन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसके अलावा यूनिटी एंड रीजनल डाइवर्सिटी भी फेडरलिज्म का एक फीचर है। मतलब जब ज़रूरत पड़ती है तो यूनिटरी भी हमें देखने को मिलता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट तीनों इकट्ठे मिलकर ही काम करती हैं, विच इज़ अ यूनिटी। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारा इंडिया है उसमें फेडरलिज्म है बिल्कुल, क्योंकि हमारे कंट्री में भी स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, स्टेट के पास अपनी पावर है, लोकल लेवल पे अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशंस और गवर्नमेंट काम कर रही है, और वह सेंट्रल लेवल पे तो है ही है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो यूनिटरी है वो, अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करेंगे तो उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसमें सिर्फ 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। और इसका जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका बेस्ट एग्जांपल है इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस जैसी कंट्री में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, वेयर इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड यूके, यूके और इंडिया जैसे कंट्रीज़ में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, तो और यूनिटरी में 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। और इंग्लैंड और फ्रांस जैसी कंट्री यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जांपल, और फेडरल लेवल पे 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। ठीक है, और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के पास अपने खुद के पावर होंगे। सेंट्रल लेवल के पास तो है ही, इसके अलावा स्टेट के अपने पावर और लोकल गवर्नमेंट के अपने पावर होंगे। और फेडरल गवर्नमेंट का एग्जांपल है इंडिया एंड यूके। ठीक है, इसके अलावा फेडरलिज्म में अब 2 टाइप के फेडरलिज्म आते हैं, कम टुगेदर फेडरलिज्म एंड सेकेंड इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस कम टुगेदर फेडरलिज्म फर्स्ट। पहले देखते क्या होता है। तो जो कम टुगेदर फेडरलिज्म होता है, इसमें क्या है कि जो इसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, उनको लेके एक बिग यूनिट बनाई जाती है। जैसे ये नहीं कि आप कंट्रीज़ लेके बना रहे, नहीं, छोटे छोटे स्टेट्स जो होते हैं उनको लेके जब एक बिग यूनिट बनाते हैं तो वो हमारा आता है कम टुगेदर फेडरलिज्म में। ठीक है, और हर स्टेट के अपने पावर होते हैं, स्टेट के पास पावर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा स्टेट एंड सेंट्रल हैव इक्वल पावर। स्टेट के पास जितनी पावर उतनी सेंट्रल के पास भी पावर है कम टुगेदर फेडरेशन। और इसके कम टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल हैं जैसे यूएसए हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। ठीक है, और इसके अलावा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म ये होता है, इसमें लार्ज कंट्रीज़ जो हैं मिलके
ये फेडरलिज्म फॉर्म करती हैं, कौन सी, होल्डिंग टुगेदर। स्टेट्स जो हैं वो मिलके कम टुगेदर फेडरलिज्म बनाते हैं, वेयर एज लार्ज कंट्रीज़ जो हैं वो मिलके होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म बनाती हैं। वो क्लियर होगा। इसके अलावा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइडेड होती है। इसमें स्टेट के पास अपना पावर होता है, यहाँ पे पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, किसमें, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में, ठीक है। और स्टेट के पास अनइक्वल पावर होती है, मतलब क्योंकि ये लार्ज कंट्रीज़ मिलके बना रही है ना, तो यहाँ पे अनइक्वल पावर देखने को मिलता है। इसके अलावा सेंट्रल जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में ज़्यादा पावरफुल होता है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के जो एग्जांपल है वो हो गया स्पेन, इंडिया। तो याद रखिएगा 2 टाइप ऑफ फेडरलिज्म होती है, कम टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और हमारा इंडिया किस में आता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में, जिसमें कि स्टेट जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड होती हैं और सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और वेयर एज कम टुगेदर में स्टेट और सेंट्रल के पास इक्वल पावर होती है। वो क्लियर होगा। इसके अलावा जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्या इंडिया फेडरल है, इज़ इंडिया फेडरल? तो यस, द आंसर इज यस, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। इंडिया में अब क्यों हम कहेंगे, क्योंकि हमने फीचर्स देखे थे कि क्या होता है, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन जो है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। यूनिटी एंड रीजनल डाइवर्सिटीज़ होती है। तो इंडिया में भी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं, इसका सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट। तो ये हो गया कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वन ऑफ द फीचर ऑफ फेडरलिज्म, इंडिया हैव दैट। उसके अलावा जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड पॉइंट भी है इंडिया के पास, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म द सेंट्रल पावरफुल। अब इसमें क्या होता है एक और, कि सेंट्रल जो है पावरफुल होती है, लेकिन फेडरलिज्म हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया हुआ है, स्टेट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी, पर सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल होती है। इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेस आपको करने हैं तो नीड 2/3 votes in Lok Sabha and Rajya Sabha, more than half state must pass bill टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है रिगार्डिंग फेडरलिज्म, देन यू मस्ट बी हैविंग 2/3 vote इन लोकसभा एंड राज्यसभा एंड ऑल्सो मोर देन याद रखिएगा, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट, जो ज़्यादा आधा से ज़्यादा स्टेट्स का अप्रूवल होना चाहिए, वो शामिल होने चाहिए कि हाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, तभी बिल चेंज होगा, ठीक है। और इसके अलावा जब भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैंडल्स दैट। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स। 3 level of government jurisdiction are specified in constitution, holding together federalism, thus central powerful, need 2/3 vote in Lok Sabha and Rajya Sabha, more than half states must pass bill to change the constitution, and as Supreme Court handle dispute between central and state government, states that India is a federal country और India is having federal form of government, ठीक है। इसके अलावा 3 form of list भी होती हैं, जो कि सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट होती हैं। और सेंट्रल लेवल पे यूनियन लिस्ट होती है हमारी, स्टेट लेवल पे स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जो होती है लोकल लेवल पे होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फीचर दिखा रहा है कि यस, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ दैट। तो इन यूनियन लिस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पे यूनियन लिस्ट में लॉ बना सकता है। एग्जाम्पल जैसे डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर, ठीक है। जैसे करेंसी है सेंट्रल लेवल पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ डिसाइड कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट डोंट हैव दैट पावर। ऑल्सो स्टेट लिस्ट जो होती है उसमें स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के बारे में सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। एग्जाम्पल होते हैं जैसे ट्रेड, पुलिस, एग्रीकल्चर। अब जैसे ट्रेड मान लीजिए किसी कंट्री में कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे कश्मीर में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब ज़्यादा होते हैं, वेराज अगर हम देखें तो महाराष्ट्र वगैरह साइड में हमारे कॉटन वगैरह होते हैं, तो ट्रेड वगैरह स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में जैसे हमारा कॉमन इंटरेस्ट आता है, जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट संभालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो कंकरेंट लिस्ट पे
क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी। और इसमें जो है जैसे बताया कॉमन इंटरेस्ट आते हैं, जैसे एजुकेशन विच इज़ अ कॉमन नेसेसिटी फॉर एवरी ह्यूमन, मैरिजेस एंड अडॉप्शन, इन सब चीज़। इसके अलावा एक और लिस्ट होती है रेसिड्यूरी लिस्ट। मेनली दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिस्कस, बट वन इज़ ऑल्सो रेसिड्यूरी लिस्ट। इसमें जो है इसमें सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स नहीं मेंशन होते वो हमारे रेसिड्यूरी लिस्ट में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये कहीं ना यूनियन लिस्ट में है ना स्टेट लिस्ट में, ना पर एक चीज़ और की जो रेसिड्यूरी लिस्ट है इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। तो इसमें जाते हैं मेन चीज़ें वो साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेडरलिज्म फेस इन इंडिया, कि क्या चैलेंजेस हैं जो इंडिया में फेडरलिज्म फेस करता है। तो वो है जैसे क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। जैसे कंट्रीज तो बनी है लैंग्वेज के बेसिस पे, पर इंडिया ने एक चैलेंज फेस किया विच इज़ क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। यहाँ इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के, लिंग्विस्टिक मीन्स, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी है। जैसे कि बिहार में भोजपुरी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली। तो इस तरीके से क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं विच इज़ अ चैलेंज ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। क्रिएशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी भी बनाई गई, जैसे कि हिंदी जो है हमारा वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। और इंग्लिश को हम वैसे डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट एक्ट्स के लिए बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बिकॉज विच इज़ मोर प्रेफरेबल देन एनी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, एनी रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, एक ये अब इतनी बड़ी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट लेवल के बीच में रिलेशन बनाना, उसको अलग से शेप दिया गया विच वॉज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर इंडिया इन फेडरलिज्म। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से मतलब है कि पावर को बांटा गया था 3 लेवल पे, तो जाहिर सी बात है उसमें भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता, विच इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। इसके अलावा जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है 1990 में क्या हुआ कि नो सिंगल पार्टी हैड मेजॉरिटी, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला। तो यहाँ से हमारा कोलेशन 1990 के बाद कोलेशन गवर्नमेंट का एरा शुरू हुआ, जिसमें न्यू कल्चर्स अडॉप्ट किए गए। वरना पहले क्या था कि सिंगल पार्टी रूल हुआ करता था, पर 1990 में ये कोलेशन गवर्नमेंट के आने के साथ साथ ये सिंगल पार्टी रूल भी ख़त्म होने को दिखाई दिया, क्योंकि किसी भी पार्टी, सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी इलेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम, क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन की, जब हम सेंटर और स्टेट से लोकल लेवल पे पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब लोकल गवर्नमेंट को भी पावर देना इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा 1992 में जो लोकल गवर्नमेंट है उसके रेगुलर इलेक्शन स्टार्ट करवाए गए। इसके अलावा जो सीट्स हैं वो रिज़र्व करवाई गई SC ST और OBCs के लिए। और स्टेट का स्टेट इलेक्शन जो है कमीशन भी बनाया गया। पहले सिर्फ सेंट्रल लेवल पे होता था, पर यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन बनवाया गया। और पंचायत और म्यूनिसिपल लेवल पे जो है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, मेक श्योर करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इसके अलावा 1/3 ऑफ वुमेंस जो है उनको भी पावर मिला, मनी मिला विद लोकल गवर्नमेंट। 1/3 ऑफ वुमेन के लिए भी सीट्स रिजर्व करवाई गई, और पावर और मनी जो है लोकल गवर्नमेंट को भी दिया जाने लगा सेंट्रल द्वारा, स्टेट द्वारा, ताकि वो अपने लिए अपनी पॉलिसीज़ जो भी वो बना रहे उसमें उसका यूज़ कर सके उस मनी का। और इसके अलावा जो टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैं उसमें बेसिकली 2 टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट आते हैं। जैसे कि हमारे मान लीजिए आप एक रूरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट और अर्बन टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो रूरल जो होता है विच इज़ अ विलेज, रिलेटेड टू विलेज, अर्बन इज़ रिलेटेड टू टाउन और सिटीज़, ठीक है। और इसके अलावा जो रूरल गवर्नमेंट है उसमें पंचायती राज होता है, और अर्बन लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। रूरल लेवल पे जो हेड होते हैं वो सरपंच होते हैं, और अर्बन लेवल पे जो हेड होते हैं वो मेयर होते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि रूरल टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और अर्बन टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो रूरल लेवल पे क्या होता है, सबसे पहले ग्राम पंचायत होता है, विलेज लेवल पे होता है। उसके बाद पंचायत समिति होता है जो ब्लॉक लेवल पे होता है, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो जो ग्राम पंचायत होता है इसमें हेड सरपंच होते हैं, ठीक है। और पंचायत समिति में कुछ ग्राम पंचायत साथ में मिलके एक पंचायत समिति बनाते हैं। कुछ ग्राम पंचायत, ये जो ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे है, कुछ ग्राम पंचायत मिलके
क्या बनाते हैं, पंचायत समिति बनाते हैं, जो कि ब्लॉक लेवल पे काम करती है। समझ में आ गया। ग्राम पंचायत जो है विलेज लेवल पे काम करता है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसमें सबसे पहले जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि बिग सिटीज़ में होता है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे काम करते हैं। उसके अलावा म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं वो टाउन्स में होती है। याद रखिएगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिग सिटीज़ में होता है, वेयर एज इन टाउन वी सी म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है। और जो विलेज और टाउन के बीच में काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं नगर पंचायत।